स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन में आए हुए सवालों को देखा था। इस क्लास में हम करेंगे क्या, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए बच्चों, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को आप डेल्टा एच एन से, या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को आप डेल्टा एच एन से लिखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। एक रिएक्शन हो रही होगी, कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। और जो हीट एक्सचेंज होगा उसमें, और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक इन प्रोसेस होती हैं, मतलब एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं, तो वहाँ हीट रिलीज हो रही होगी, ठीक है ना। तो जो भी हीट रिलीज हो रही होगी उसको ही आप क्या बोलोगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एसिड बेस रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज हो रही होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डेफिनेशन पहले मैं लिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि क्या फंडा है इस डेफिनेशन को देने का। देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, total amount of heat released when 1 mole of H plus ion, total heat of heat released in neutralization of in neutralization of 1 mole of H plus ion, ध्यान देना बच्चों, of in neutralization of 1 mole of H plus ion, 1 mole of H plus ion and 1 mole of OH minus ion and 1 mole of H plus ion of acid, या ऐसे लिखो 1 mole H plus ion of acid, ठीक, 1 mole H plus ion of acid and 1 mole OH minus ion of base, of base। अब ये डेफिनेशन क्यों दी गई, ध्यान से सुनिए। 1 मोल ऑफ H प्लस आयन, और जब 1 मोल ऑफ H प्लस आयन मिलके आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और 1 मोल वाटर बनता है। दिखा दूं मैं आपको रिएक्शन, ये देखिए इस तरीके से, क्या 1 मोल H प्लस आयन जब 1 मोल OH माइनस आयन से रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बनाते हैं, तो जितनी हीट रिलीज होती होगी, बच्चों, उस हीट रिलीज को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। और इसकी वैल्यू लगभग होती है कितनी, अब वो चलो मैं अभी आप लिखवा दूंगा, लेकिन ये आएगा आंसर कैसा, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये डेफिनेशन क्यों दी गई, इसको समझने के लिए आइए एक इक्वेशन, हम एक रिएक्शन लिखते हैं। और प्रोसेस कैसा होता है, ये एक्सोथर्मिक, याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कैसा होता है, इस डेफिनेशन को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैंने आपको बताया था कि थर्मोकेमिस्ट्री में बच्चों डेफिनेशन में ही आपके आंसर छुपे होते हैं, ठीक है ना। सो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर वन वही अपना पुराना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए NaOH, ठीक। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट और वाटर, क्या मिलेगा, सॉल्ट में क्या मिलेगा, NaCl, और वाटर में आपको क्या, मतलब वाटर तो वाटर ही, ठीक, सॉल्ट और वाटर आपको मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो बच्चों, अब एक बात पक्का, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, नहीं पता होगा, क्लास 10th में नहीं पढ़ के आए होगे तो नहीं पता होगा, क्लास 10th में नहीं पढ़ के आए होगे तो नहीं पता होगा। वैसे तो 11th में भी अभी चल के आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन समथिंग इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो 100% आयनाइज हो जाएंगे, ठीक। स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होता है, जो 100% आयनाइज हो जाएंगे। और वीक बेस क्या होते हैं, वीक एसिड, जो 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं, आयनाइज नहीं होते। जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको समझाता भी रहूँगा, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के किसी और चैप्टर में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आप 10th क्लास में नहीं पढ़ के आए तो। अभी आप देखिए, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा वो -13 पॉइंट, ये माइनस में 13.7 किलो कैलोरी, और या तो अगर आप इसको किलो जूल्स में देखेंगे तो ये होगा -57.5 किलो जूल, ठीक। याद रखिएगा बच्चों, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
एस ए का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और एस बी का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होती है उन दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, अब देखो थोड़ा सा बता दूं जिसको नहीं पता, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि 100% आयनाइजेशन हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा मैं ना बता ही देता हूँ भाई, अलग पेज पे कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ध्यान सुनो। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है ना, क्लास 10th में वैसे तो आपने पढ़ा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई एसिड है, मान लो ये HCl एक्वस है, अब इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ठीक। तो ये 100 के 100 आयनाइज हो जाएंगे। मतलब जैसे ही जैसे देखिए एक HCl का अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो ये आपको क्या देगा बताओ, ये आपको एक H+ आयनाइज होने के बाद एक H+ आयन देगा एक्वस, एक्वस मतलब पानी में, ठीक, पानी मौजूद है, और एक Cl- देगा आपको। तो सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब है अगर इसके 100 पार्टिकल्स आपने लिए यानी कि 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो 100% आयनाइज हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे आयनाइज हो जाएंगे। तो अगर 1 HCl के मॉलिक्यूल से एक H+ और एक Cl- मिलता है तो 100 मॉलिक्यूल से आपको कितने H+ मिलेंगे बताइए, 100 मॉलिक्यूल से आपको 100 H+ मिलेंगे भाई, एक मॉलिक्यूल से एक H+ तो 100 मॉलिक्यूल से 100 H+, और साथ में एक मॉलिक्यूल से एक Cl- तो 100 मॉलिक्यूल से आपको क्या मिलेंगे, 100 Cl- मिलेंगे, समझे। तो ये बात है एक्वस, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या है बच्चों आपके, ये 100% क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। नाइस। बाकी हम इक्विलिब्रियम में और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और सुनो, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि NaOH, एक NaOH से एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आपके पास मान लो मॉलिक्यूल है तो वहां से आपको क्या मिलेगा, या एक पार्टिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो एक Na+ मिलेगा आपको वहां से, एक सोडियम आयन, और साथ में एक हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा वहां से आपको। तो अगर मैं इसके 100 पार्टिकल्स ले लूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो 100 के 100 आयनाइज हो जाएंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक। तो यहाँ भी क्या होगा, 100% आयनाइजेशन हो जाएगा। तो एक NaOH से एक Na+ मिल रहा था तो 100 NaOH से आपको कितने मिलेंगे, 100 सोडियम आयन, ठीक, एक्वस, और प्लस 100 OH- एक्वस, ठीक है, ये चीज़ है। और इसी तरीके से बच्चों ये स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है, ठीक। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। अब एक वीक एसिड देख लीजिए, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी एसिड पढ़ोगे जनरली वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, एसिड्स आर वीक एसिड, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एसिटिक एसिड, और एक एसिड होता है क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कार्बोनिक एसिड, वो इनऑर्गेनिक एसिड होता है, उसके बावजूद भी वो क्या होता है, H2CO3, वो वीक होता है ना। H2CO3 एक ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड है जो वीक एसिड है। बहरहाल ये सब तो पढ़ते पढ़ते आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी काम की चीज़ देखो, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है। मतलब कि अगर हमने मान लीजिए इसके अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, ठीक, तो ये केवल 5% ही डिसोशिएट हो रहा है। मतलब नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मान लो बच्चों आपने 100 CH3COOH लेके रखा हुआ है, ठीक। तो जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये आपको कौन कौन सा आयन देगा, CH3COO- और साथ में क्या देगा, H+, है ना। अब देखिए मान लीजिए इसके 100 आपने लेके रखे हुए थे, ठीक। तो ये टाइम t=0 पे, मतलब जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई है, ठीक, टाइम t=0 पे ये कितने 100, ठीक, ये कितना बनाए अभी 0, और ये कितना बनाए अभी 0, टाइम t=t पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, ये ओनली, अब ये कितना बचेगा 95, क्योंकि ओनली 5% आयनाइज हो रहा है, कितना 100% नहीं हो रहा है, 5% या 2% या जो भी मान लो 5% आयनाइज हो रहा है, वीक एसिड है। तो केवल 5% आयनाइज हो गए, यानी कि इसके 5 पार्टिकल से आपको क्या मिल गया होगा, 5 एसिटेट आयन और 5 H+ आयन, ठीक। बाकी के 95 CH3COH ऐसे ही अभी सॉल्यूशन में ऐसे ही मौजूद है। तो ये चीज़ है, ये 100% आयनाइज नहीं हो रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, वीक एसिड का।
ये वीक एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे वीक एसिड होंगे। तो देखो बच्चों, ये रिएक्शन एक हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। ठीक, तो इतनी हीट निकल रही है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहीं पर। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल आपने ले लिया, मान लीजिए HBr। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, क्या बनेगा KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक, और साथ में क्या निकलेगा H2O यानी कि वाटर। और सुनिए यहाँ पर भी डेल्टा H कितना होगा -13.7 किलो कैलोरी, और या तो किलो जूल में है तो डेल्टा H इज इक्वल टू -57.5 किलो जूल। ध्यान से सुनिए, आपने क्या देखा कि मैं बार बार आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ करवा रहा हूँ, नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 एग्जाम्पल, और मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है हमेशा उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो आपको लर्न करना है, लर्न दिस, याद कर लीजिए। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वो एग्जाम में नहीं आएगा, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको याद करके जाना है, वो एग्जाम में नहीं देगा, याद करके जाना है। कितना, डेल्टा H बराबर -13.7 किलो कैलोरी में इतना, और किलो जूल में -57.5 किलो जूल। मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपको दे दिया जाए तो वैल्यू यही आएगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इतना ही हीट रिलीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है, वाई? क्योंकि ध्यान से चेक करो, यहाँ पर तो भाई ये एसिड अलग है, ये एसिड अलग है, ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, तो दोनों रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनका नेचर अलग है, तो हीट भी अलग अलग आना चाहिए था, बट हीट सेम क्यों आ रहा है? अब हम आइए इसको डिटेल में समझते हैं, वाई द हीट इज सेम। ठीक, वाई द हीट इज सेम, ये नंबर 3 था। ओके, देखो जरा, वाई डेल्टा HN यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is same for all strong acid plus strong base neutralization reaction। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से समझिए बच्चों, ऐसा क्यों होता है, ये वैल्यू फिक्स क्यों होती है? ठीक है, तो इसको आप एक डायग्राम की हेल्प से समझिए जरा। देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक, और ऐसा ही एक और कंटेनर है आपके पास। ठीक है, इन दोनों कंटेनर में मैं रिएक्टेंट लूंगा और यहाँ मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो अभी रिएक्टेंट क्या लिया था आपने, बताइए रिएक्टेंट क्या लिया था आपने? कोई भी रिएक्शन ले लो यार। ओ कहाँ गया, HCl NaOH ले लेते हैं। ठीक, HCl और NaOH ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, HCl लिया। अब HCl में क्या क्या होता है बताओ, H+ और Cl- एक्वस स्टेट में, पता है। और NaOH में क्या होता है, Na+ और OH- आयन। तो पता है एक्चुअल रिएक्शन किसके किसके बीच में होती है? अब ध्यान सुनना भैया कॉन्सेप्ट। एक्चुअल रिएक्शन किसके, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो रिएक्शन किसके किसके बीच में होती है? क्लास 10 की बुक में लिखा है, NCERT में अगर आपने पढ़ा हो, उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती तो बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है? तो जवाब है H+ और OH- के बीच में बॉन्ड बनता है। मतलब H+ आता है आपके पास कहाँ से, फ्रॉम एसिड। भाई एसिड आपको क्या देगा, H+ आयन। ठीक, ये आएगा कहाँ से, फ्रॉम एसिड, ये आएगा एसिड से। और OH- कहाँ से आता है, फ्रॉम बेस, ये आएगा आपको बेस से मिलेगा। ठीक, तो पता है इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है H+ आयन H+ ऐसे करके आएगा और OH- ऐसे, ये ऐसे। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होगी। भाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा ना, H+ और OH- के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो भारी मात्रा में हीट निकलेगी, तो वही हीट यहाँ लिखी जाती है। अब आइए इसी बात को हम डिटेल में आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर देखिए, देखिए तो इधर आपने HCl लिया था, इधर आपने NaOH लिया था। तो मैंने आपको बताया ना रिएक्शन किसके किसके बीच में होगी। देखो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जब आपको मिलेगा पता है, तो यहाँ मैं लिख दूँ, देखो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो आपके पास, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, H+ OH- ही बॉन्डिंग करेंगे, यही बॉन्डिंग करेंगे केवल, और यही बॉन्डिंग करके आपको वाटर देंगे। ठीक,
और बाकी के जो बच जाएंगे कैटायन एनायन वो बॉन्डिंग नहीं करते हैं, यानी कि Na+ और OH- बॉन्डिंग नहीं करेंगे। तो बॉन्डिंग कौन कौन करेगा? ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे। आपने एसिड में बेस को मिला दिया, भाई ये बेस रखा, उठा के एसिड डाल दो धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या होगी? रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन। और सबसे पहले तो पानी बन जाएगा, समझो जरा, सबसे पहले तो वाटर बन के तैयार होगा आपका, ठीक। तो यहाँ क्या बना? पानी बन गया, समझिएगा जरा, ठीक। यहाँ क्या बन के तैयार हो गया? पानी बन के तैयार हो गया, ठीक। तो ये देखिए, ये वाटर बना, और सुनो ध्यान से, ये वाटर बना लिक्विड फॉर्म में, ठीक। अब सुनो, इसके अलावा क्या क्या बच गया? Na+ और Cl- बच गया। यानी कि बच्चों, बेस का कैटायन और एसिड का एनायन ऐसे ही सॉल्यूशन में, पानी में अंदर घूमते रहते हैं। Na+ और Cl- आयन ये अंदर घूमते रहते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। यार अगर इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है तब तो NaCl सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में मिलता ना तुम्हें। अगर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जा रहा है, खुद दिमाग लगाओ, नमक तुम्हारे घर में है तो वो सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो Na+ और Cl- के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, अभी तो नहीं बनेगा। और तुम्हें पढ़ाया मैंने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कि एक्वस मतलब जब भी पानी होगा तो इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मतलब बॉन्ड ही नहीं बनेगा यार। जब भी एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तुमने और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तुमने, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब भी रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो यार असली में रिएक्शन H+ और OH- के बीच में होती है। एसिड के एनायन यानी कि Cl- और बेस के कैटायन के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। मतलब सर, मतलब Na+ और Cl- के बीच में नो रिएक्शन। ये क्या बता रहे हो आपके सामने भाई? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये सॉल्यूशन में घूम रहे हैं इस तरीके से। तो जब दोनों के बीच में बॉन्डिंग ही नहीं हुई तो इसका डेल्टा H कितना होगा? 0। यहां पे कोई हीट रिलीज नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, हमेशा रिएक्शन किसके बीच में होती है? H+ आयन और OH- के बीच में। H+ मिलेगा एसिड से, OH- मिलेगा बेस से, ठीक। और एसिड का जो एनायन बच गया और बेस का जो कैटायन बच गया, उसके बीच में तो रिएक्शन ही नहीं होती, वो तो एक्वस सॉल्यूशन में घूमता रहता है इधर उधर, तो हीट निकलेगी नहीं। हीट तो केवल वाटर बनने के कारण निकलती है। तो चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, बस यही रिएक्शन होती है। इसलिए हीट हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। और उस फिक्स हीट की वैल्यू कितनी है आपकी? उस फिक्स हीट की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस, जो कि आपको याद करना, -13.7 किलो कैलोरी, ठीक है। या अगर जूल्स में करोगे तो -57.5 किलो जूल्स, ठीक। ओके, करेक्ट। तो ये रिएक्शन है और ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो, यहीं पे एक और एग्जांपल हम आपको दे दें, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यहीं पे एक और एग्जांपल आपको दे दें। मान लीजिए बच्चों, फिर से वही बात है, आपके पास एक कंटेनर है, ये इस तरीके से, इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, ठीक। अब वही एग्जाम्पल ले लो जो आपने पीछे लिया था, HBr, ठीक। इसमें हमने लिया HBr, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया था, देखिए यहाँ हमने इसमें क्या लिया था? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ हमने क्या लिया था? स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, सही है। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस आप, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लिया HBr इस बार, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, कुछ भी ले लो, क्या लोगे? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, सही है। तो ये जब यहाँ पर एक्वस फॉर्म में ही होता है ऑब्वियसली, तो ये आपको क्या देगा? H+ और Br-, और ये आपको क्या देगा? K+ और OH-। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रिएक्ट कौन कौन करेगा? यहाँ आपके पास प्रोडक्ट बन के आएगा, और जो भी प्रोडक्ट बन के आएगा वहां पर एक्चुअल रिएक्शन कौन सी हो रही होगी? एक्चुअल रिएक्शन कौन सी हो रही होगी? तो जवाब है बच्चों, एसिड से मिलने वाला H+ आयन और बेस से मिलने वाला OH- आयन ही आपस में रिएक्शन करके वाटर दे रहा होगा, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन H+ OH- के बीच में हो रहा होगा। उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हीट रिलीज होती है, जिसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी या -57.5 किलो जूल्स होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो ये चीज़ है। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा? वाटर बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ठीक। एक्चुअल में यहाँ पर वाटर बनेगा। तो देखा आपने क्या किया? वाटर इन लिक्विड फॉर्म। आपने क्या किया? अपना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस चेंज कर दिया, लेकिन रिएक्शन तो यही हो रही है H+ OH- के बीच में। तो एसिड से जो एनायन मिलेगा और बेस से जो कैटायन मिलेगा, ये दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि
यहाँ एक्वस स्टेट में ये K प्लस आयन और Br माइनस आयन घूमते रहेंगे, घूम रहे हैं इधर उधर, बस कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही इनके बीच में। अगर हो जाती तो सॉलिड बन जाता यार आयनिक कंपाउंड, है ना, बट वो एक्वस स्टेट में K प्लस और Br माइनस के बीच में नो बॉन्डिंग, इसके बीच में आपस में नो बॉन्डिंग, इसलिए डेल्टा एच इसका कितना होगा, जब कोई बॉन्डिंग ही नहीं हो रही तो हीट ही नहीं निकलेगी, जीरो है, तो उसका कुछ है ही नहीं। इसलिए कोई भी एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन हीट पानी के बनने की वजह से होती है, क्योंकि H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बीच में बॉन्डिंग होती है। इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, यहां पर देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H प्लस आयन ऑफ एसिड एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस एसिड। तो 1 मोल ऑफ H प्लस आयन है, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो 1, तो 1 मोल H प्लस आयन और 1 मोल OH माइनस आयन, और पानी कितना बन रहा है, 1 मोल। ठीक, तो जितनी हीट निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड कोई सा भी हो और स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा भी हो, करेक्ट, ओके। हाँ, और इसमें रीजन लिख लीजिए, चाहे इसके लिए रीजन लिख लो चाहे उसके लिए, इसके लिए लिखवा देते हैं आपको, एक के लिए, है ना। इन केस ऑफ strong acid plus strong base, neutralization reaction only water forms या formed, only water formed, केवल water का formation होता है, okay, as a product only water formed as a product, okay, in all neutralization, in all, ये रीजन लिख रहे हैं, in all neutralization। अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ, K प्लस एंड Br माइनस आर इन देयर aqueous state, are in their aqueous state, ओके, ये अपने एक्वस स्टेट में घूम रहे हैं, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो इनका डेल्टा एच कितना होगा, 0 होगा। इसी तरीके से पीछे के एग्जाम्पल में Na प्लस और Cl माइनस अपने एक्वस स्टेट में, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो इनका डेल्टा एच कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको देता है बच्चों, कह रहा है HCl प्लस NaOH, ये देखिए HCl और प्लस NaOH गिव्स NaCl एंड वाटर, है ना, NaCl एंड प्लस वाटर, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच आपको कितना दिया हुआ है, -x किलो जूल। ठीक, सेलेक्ट द करेक्ट, अब सुनो ध्यान से, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मैं शॉर्ट में HON बोलूंगा पढ़ाते टाइम, पहले ही लिख लो आप, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मैं HON बोलूंगा, क्या बोलूंगा, पहले बता दे रहा हूँ भाई, जब भी मैं H.O.N लिखूँ समझ जाना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है, ओके। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू ऑफ, और एक रिएक्शन आपको दे दी है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर, ये सॉल्ट मिला और ये वाटर मिला। ठीक, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज डेल्टा एच ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन इज ग्रेटर देन -x, ऑप्शन बी इज डेल्टा एच of the neutralization of this given reaction is less than -x, option C is delta H of the neutralization reaction is equals to -2x, and option D is delta H of the neutralization of the reaction is -x। now वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है HCl जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहचानते हो आप, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया हुआ है, -x। तो कह रहा है कि इस रिएक्शन को देखते हुए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये वाली रिएक्शन का बताओ, तो ये वाली रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, याद है ना, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, नाइट्रिक एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये HNO3 भी क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यार ये भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जितना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसका होगा उतना ही इसका, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो आपके पास एसिड बेस कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी रिएक्शन, तो H प्लस और H माइनस के बीच में होती है, वही न्यूट्रलाइजेशन हीट होती है, तो जितना ऊपर वाले का होगा उतना नीचे वाले का होगा, तो इसका भी डेल्टा H कितना होगा, -x किलो जूल। समझ गए, अभी पढ़ा के आए हैं, पीछे वही बात बता रहे हैं। ऑप्शन डी। अब एक बात ऐसे ही लिख लो बस, और क्या स्टार लगा के, ऐसी कुछ खास बात है नहीं, जो पढ़ाया है वही लिखा रहा हूँ, जो पढ़ाया है वही मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ strong acid plus strong base is fixed and this is equals to the formation of 1 mole of water equal to the formation of 1 mole liquid water, 1 mole H2O liquid and हाँ 1 mole liquid H2 liquid by 1 mole H plus aqueous and 1 mole OH minus aqueous, and this value is fixed, means H plus aqueous plus OH minus, अब aqueous इसलिए लिख रहा हूँ यार क्योंकि, मत लिखो आप, इसलिए लिख रहा था क्योंकि पानी तो मौजूद रहता ही ना किसी भी सॉल्यूशन में। ओके तो देखो जरा, H plus OH minus gives H2O लिक्विड, और यहाँ का डेल्टा H 50 बार मैंने बताया आज की क्लास में कि भैया फिक्स है, -13.7 किलो कैलोरी, -57.5 किलो जूल। बस ये आपको याद करना है स्टार लगा के वाला पॉइंट। ठीक नो, अब आइए आपको एक सवाल देते हैं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला क्या, HCl plus NaOH gives NaCl plus water, NaCl और प्लस वाटर, सही है, और इसका डेल्टा H दिया -x किलो जूल, डेल्टा H इस रिएक्शन का कितना दिया, -x किलो जूल। ठीक, कह रहा है कि कह रहा है कि और नीचे एक रिएक्शन देके रखा है H2SO, ये अच्छा सवाल है, H2SO4 और प्लस NaOH प्लस NaOH, ठीक 2 NaOH, ओके गिव्स Na2SO4 Na2SO4 और प्लस 2H2O प्लस 2H2O, है ना, और इसका बच्चों डेल्टा H कितना दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में, -y किलो जूल, है ना। और सवाल सुनिएगा ध्यान से, कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक, ऑप्शंस भी आपको देके रखे हुए हैं, ऑप्शन ए इज x इज इक्वल्स टू y, ऑप्शन बी इज x इज इक्वल्स टू 2y, ऑप्शन सी इज y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक, एंड ऑप्शन डी इज y इज इक्वल्स टू 1.5x। ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, ये आपको व्हाइट कलर से मैंने सवाल लिख के दे दिया, कह रहा है कि HCl प्लस NaOH, ठीक, HCl प्लस NaOH, तो ये वाली जो फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक, इसका डेल्टा H कितना है बताओ, -x है, ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस, नीचे भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, लेकिन पता है वहां 1 मोल वाटर बन रहा है, यहाँ 2 मोल वाटर बन रहा है, समझ सकते हो, मतलब समझो, देखो अगर मैं एक काम करूं सॉल्यूशन में, देखिएगा जरा, सॉल्यूशन में अगर मैं एक काम करूं फर्स्ट वाले की हेल्प से सेकंड वाले को लिखूं, मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या है बताओ, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl, है ना, और प्लस वाटर, ठीक, और इसका डेल्टा H कितना है बताओ, -x किलो जूल। अब सुनो ध्यान से, यहां कौन कौन रिएक्शन कर रहा होगा, येलो कलर से देखिएगा, H प्लस और OH माइनस,
और क्या दे रहा होगा आपको, वाटर, तो उसका ही तो ये डेल्टा एच दिया है ना। जब बॉन्ड फॉर्मेशन H प्लस और OH माइनस के बीच, भाई फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो रहा होगा, बैलेंस है, तो H प्लस OH माइनस रिएक्ट करके आपको वाटर दे रहे होंगे, तो इसका ही तो डेल्टा H माइनस एक्स दिया होगा। बात समझते हो कि नहीं? ठीक, तो सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो H2SO4 लिखा है, तो H2SO4 आपको 2H प्लस आयन देता है। ये बात आप, भाई वो मोनो बेसिक एसिड है यार, मतलब एक H प्लस देगा वो आपको, बहरहाल ये सब बातें बाद में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन HCl आपको एक H प्लस देगा, H2SO4 आपको 2H प्लस देगा। मतलब समझो ध्यान से, जो सेकंड इक्वेशन है ना आपके पास, समझिए जरा, H2SO4 ओके, और प्लस 2NaOH है ना, गिव्स Na2SO4 और प्लस 2H2O। ठीक, पता है भाई, वहां 2 मोल वाटर बन रहे हैं यार। तो कहने का मतलब ये, और इतने तो समझदार हो यार, ये एक H प्लस, H के नीचे 2 लिखा है, तो ये 2H प्लस आयन देगा ना तुम्हें, और ये तुम्हें 2 लग गया इसके आगे, तो ये तुम्हें 2OH माइनस देगा। अब बताओ, तो वाटर कितना बनेगा, 2H2O। मानते हो कि नहीं इस बात को, समझ रहे हो कि नहीं, है ना? ये 2H प्लस, क्योंकि एक H प्लस एक OH माइनस से 1 मोल वाटर, तो 2H प्लस 2 मोल H प्लस से, और 2 मोल OH माइनस से 2 मोल वाटर। और सुन लेना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लेना, देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन में कितना दिया है इसका डेल्टा H, ये दिया हुआ है। ठीक, सुन लेना ध्यान से, सेकेंड इक्वेशन का डेल्टा H क्वेश्चन में कितना दिया है, -y। तो एक तो क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको गिवन है, और एक मैं निकालूंगा, और दोनों को इक्वेट कर दूंगा, और मैं निकालूंगा किसकी हेल्प से, ऊपर वाले की हेल्प से। अब बताओ, ऊपर वाले में क्या है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखो ना, इसको अगर हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये लो, तो 2H प्लस हो जाएगा, 2OH माइनस और 2H2, तो ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि हमने डेल्टा H कैसे निकाला नीचे वाली रिएक्शन का, x के टर्म्स में, -2x। बात समझ रहे हो यार, बड़ी सीधी साफ बात है। ऊपर वाले में H प्लस OH माइनस रिएक्ट करके H2 दे रहे हैं, डेल्टा H माइनस एक्स क्वेश्चन में दिया था, और नीचे वाली रिएक्शन का कुछ ऐसा हो रहा है कि ये 2 प्रोटॉन दे रहे हैं कि 2H प्लस आयन, ये 2H माइनस, तो 2 मोल वाटर बन रहा है, तो 2 मोल वाटर का कैसे निकालोगे, 1 मोल वाटर का अगर -x है, 2 मोल वाटर का -2x हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यही चीज कितनी दी हुई थी सेकंड इक्वेशन के लिए, -y, है ना, तो क्वेश्चन में यही चीज -y दी थी, इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों सेम ही, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -y है, और मेरे अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है, -2x है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक, तो -2x बराबर -y, अच्छा सवाल है। ठीक, -y, माइनस माइनस कटेगा, तो 2x बराबर y, यानी कि y बराबर 2x। क्या कोई ऑप्शन है, देख लो x और y का रिलेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक अच्छा सवाल था। अब एक सवाल मैं आपको ऐसा देता हूँ, देखते हैं आप क्या करते हो। कह रहा है कि 1 मोल HCl, सुनिएगा ध्यान से, 1 मोल HCl का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन्होंने रिएक्शन कराया, और इनको मिला -x किलो जूल हीट रिलीज हुई, है ना। और इसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड जो इक्वेशन है, उसमें H3AO3 की रिएक्शन इन्होंने किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराई। ठीक, और इनकी फिर से इसका आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेकेंड रिएक्शन का निकालना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए, ऑप्शन ए इज, फर्स्ट इक्वेशन का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया -x, और सेकेंड इक्वेशन का निकालना है। ऑप्शन बी इज -3x, ऑप्शन सी इज -2x, एंड ऑप्शन डी इज नन। अब देखो भैया, ऊपर वाला HCl तो आपको एक ही H प्लस आयन देगा, ठीक, और ये आपको 3H प्लस आयन देंगे। तो ऊपर वाली रिएक्शन से क्या हो रहा होगा, एक H प्लस आयन एक OH माइनस से, क्योंकि HCl एक ही H प्लस आयन तो देगा, तो 1 मोल वाटर बन रहा होगा। तो 1 मोल वाटर के लिए आपको कितना दिया हुआ है, -x किलो जूल पर मोल। ठीक, उसके बाद लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है, चेक कर लो, इसमें अब ए कुछ भी होगा उससे तुम्हें मतलब नहीं है। जैसे H2SO4 में H2 होता था 2H प्लस आयन, अब H3 लगा यानी कि 3H प्लस आयन देगा रहा। तो यानी कि ये आपको 3H प्लस आयन और बेस के 3OH माइनस आयन से न्यूट्रलाइज होकर 3 मोल वाटर देगा। ठीक, तो बताइए नीचे वाली रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा, उसको आप ऊपर वाली रिएक्शन की हेल्प से निकाल लोगे। 1 मोल वाटर का -x है, तो 3 मोल वाटर का क्या होगा, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, -3x किलो जूल। क्या दिक्कत है? ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले, या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ही देते हैं सीधे। देखो,
अब देखिए बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट लगा के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि कह रहा है 100 मिलीलीटर 1 मोलर HCl। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 100 मिलीलीटर 1 कैपिटल M का मतलब मोलर HCl, मतलब 1 मोलर HCl रखा हुआ था कहीं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था, उसमें से 100 ml निकाल लिया हमने, ठीक। न्यूट्रलाइज बाय 50 ml 2 मोलर NaOH, 2 मोलर NaOH, ओके। फाइंड आउट amount of heat released, find out amount of heat released during the neutralization, अब देखो इस सवाल को कैसे हैंडल करेंगे, है ना, इस सवाल को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, इस सवाल को हैंडल करने के लिए पहले ये बताओ, जब भी आपको वॉल्यूम और मोलारिटी दी हो तो मोल्स निकाल सकते हो आप? बोलो, मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, बताइए, मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, बताओ, कि वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलारिटी, ठीक, मोलारिटी जो भी दी हो इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ऐसा करने से क्या होता है, देख लो, मोलारिटी का मतलब क्या होता है, बताओ, मोल्स पर लीटर होता है भाई। इसका मतलब क्या होता है, याद दिला दूं थोड़ा सा, मोलारिटी का मतलब मोल पर लीटर होता है, याद है। और वॉल्यूम को अगर तुम लीटर में रखोगे तो यहाँ यूनिट क्या आएगी, लीटर, समझ रहे हो ना, मोलारिटी का मतलब मोल पर लीटर, और यहाँ लीटर में आएगा। वॉल्यूम अगर तुम लीटर में ले लोगे, लीटर से लीटर कटेगा तो मोल आ जाएगा। तो मोल का मामला क्या होता है, जितनी मोलारिटी दी हो, जैसे 1 मोलर है तो मोलारिटी 1 दी है, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। लेकिन वॉल्यूम किस में होना चाहिए आपका, वॉल्यूम किस में होना चाहिए बताइए, वॉल्यूम होना चाहिए किस में, लीटर में। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल के दे दो मुझे, तो HCl के मोल कैसे निकालोगे, HCl का मोलरिटी कितनी होगी 1, और HCl का वॉल्यूम कितना है 100, लेकिन ml में दिया है तो 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये आ गया कितना, 0.1 मोल्स HCl हो गया, ठीक। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं भैया NaOH का मोल्स बता दो मुझे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बता दो, तो कैसे बताओगे, बताओ कैसे बताओगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलारिटी कितनी है 2, सो 2 इंटू, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कितना है 50, और डिवाइडेड बाय 50 ml में दिया है, 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में आ जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो गया, 2 5 10 होता है ना, तो कितना आ गया ये 10 इंटू, और नीचे 100 को क्या लिखोगे 10 की पावर -2 मोल्स, ठीक। और उसको भी आप क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -1 मोल, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी रिएक्शन करेंगे, ठीक, तो उसके लिए आप एक स्पेशल पॉइंट पीछे से पढ़ के आए हो कि 1 मोल H+ आयन, ठीक, 1 मोल H+ आयन और 1 मोल OH- अगर रिएक्ट करेंगे तो आपका 1 मोल वाटर बनेगा, बात समझ रहे हो। और हीट कितनी रिलीज होती है, -57.5 किलो जूल, ये फिक्स है, ये 1 मोल के लिए वाटर के लिए फिक्स है ना, ये बात तो आपको याद है क्या, कि अगर H+ आयन कितने हो 1 मोल, ये डेफिनेशन से आप पढ़ के आ रहे हो, और OH- आयन भी कितने हो 1 मोल, तो आपको 1 मोल वाटर मिलता है, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी होती है। तो उसने हमें HCl दे दिया इस हिसाब से, तो इस HCl में कितने मोल H+ आयन है वो निकाल लो। तो सुनो, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होंगे उतने ही तो मोल H+ होंगे, बताओ। और इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे ना, ये देखो, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -1 मोल ही आ जाएगा। सुन रहे हो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या, कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है भाई, सुनो, अगर 1 मोल HCl होता है, याद है, अगर 1 मोल HCl होता है तो आपको 1 मोल H+ आयन मिलता है और 1 मोल Cl- मिलता है, 1 और 1। तो जितने मोल HCl होंगे, कितने मोल HCl बोलो, इतने मोल HCl है। HCl कितने, अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन,
HCl में कितने मोल HCl दिए हुए? 10⁻³ मोल्स HCl है। तो भाई तुम्हें जितना ये है उतना ही तो ये मिल रहा है, तो 10⁻³ मोल्स H+ मिलेंगे और 10⁻³ मोल्स Cl- मिलेंगे। मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, अब मुझे मेरे क्वेश्चन में ये पता चल रहा है, मेरे क्वेश्चन में मुझे पता चल रहा है कि H+ आयन कितना दिया है? 10⁻³ मोल। ठीक, अब OH- की बात करते हैं, सुनो ध्यान से। अगर मेरे पास 1 मोल NaOH है, 1 मोल NaOH मुझे क्या देगा? 1 मोल OH- और 1 मोल Na+। सही है, लेकिन मेरे पास कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड है? मेरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 10⁻⁻1 मोल है। तो अगर NaOH को क्या कर दें हम? 10⁻³ मोल कर दें NaOH को, तो वो कितना हाइड्रोक्साइड देगा आपको? 10⁻³ OH- आयन ही तो देगा, और साथ में 10⁻³ Na+ ही तो देगा। तो कहने का मतलब है हम लोग के क्वेश्चन में इसको ठीक से लिख लेते हैं यार, तब समझ में आएगा तुम्हें, है ना। देखो, हम लोग के क्वेश्चन में पता है क्या, हम लोग के क्वेश्चन में H+1 मोल नहीं है। हम लोग के क्वेश्चन में, क्योंकि HCl 10⁻⁻1 मोल है, इसलिए H+ भी 10⁻⁻1 मोल होगा, क्योंकि 1 मोल HCl से 1 मोल H+ मिलता है, तो 10⁻³ HCl से 10⁻³ H+ मिलेगा। यानी कि हम लोग के क्वेश्चन में 10⁻³ मोल HCl है, और इसी तरीके से हम लोग के क्वेश्चन में सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 10⁻³ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो 10⁻³ हाइड्रोक्साइड आयन देगा। यानी कि हम लोग के क्वेश्चन में 10⁻OH- कितना है? 10⁻³ है। सुनो, तो इनिशियली अभी वाटर नहीं बनेगा, टाइम t = 0 पे, अभी कोई वाटर नहीं बनेगा। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो टाइम t = t पे ये 0 हो जाएगा, भाई H+ खत्म हो जाएगा, और OH- भी खत्म हो जाएगा, और वाटर कितना बन जाएगा? अगर इसके 1 मोल से 1 बनता है, तो इसके 10⁻³ से इसका 10⁻³ बन जाएगा। यानी कि अब वाटर कितना हो जाएगा? 10⁻³। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बच्चों 10⁻³ मोल वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो कितना वाटर का फॉर्मेशन हुआ है? 10⁻³ मोल वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस टाइम जो हीट निकली होगी वो आपसे पूछ रहा है। आप समझे सवाल? तो इस टाइम जो हीट निकल रही होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो 1 मोल वाटर के फॉर्मेशन में इतनी हीट निकलती है, तो 10⁻³ वाटर के फॉर्मेशन में कितनी हीट निकलेगी? यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। ठीक, ओके। हीट रिलीज्ड इन, यार कुछ मैंने ना भाई वैल्यू गलत लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी। 10⁻⁻1 होना चाहिए, हर बार 10⁻³ लिख दिया यार, आई एम वेरी सॉरी। ये 10⁻1 है ना, तो ये भी कितने बनेंगे? 10⁻³ की जगह 10⁻1 है ना। और इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कितना है? 10⁻1 मोल है, तो ये कितना हाइड्रोक्साइड आयन देगा? 10⁻1, और ये भी 10⁻1 मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर भी 10⁻1 और 10⁻1, तो ये भी 10⁻1। वो गलती से 3 लिख दिया था मैंने। हाँ भाई बताओ, 10⁻1। हाँ, अब बताओ, 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन होता है तो इतनी हीट निकलती है। ठीक, तो हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल वाटर, किलो जूल में निकाल रहे हैं, -57.5 किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल में इतनी, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में 1 मोल वाटर थोड़ी ना बन रहा है, हम लोग क्वेश्चन में 10⁻1 मोल वाटर बन रहा है। तो 10⁻1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 10⁻1 मोल H2O। क्या हो जाएगा? इसको 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक पॉइंट ये इधर खिसक जाएगा, तो -5.75 किलो जूल आंसर आ गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अभी तक आपने जो न्यूट्रलाइजेशन कराया है वो किसके किसके बीच में कराया है बताइए? अभी तक जो आपने न्यूट्रलाइजेशन कराया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में कराया है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, अब देखिए नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट पेज से। ठीक, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है क्या,
कि आपके पास बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उसके साथ वीक बेस हो, या आपके पास वीक एसिड हो, W का मतलब वीक एसिड हो जाए और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, ठीक, या आपके पास दोनों ही वीक हो जाए, वीक एसिड रिएक्ट कर रहा है वीक बेस के साथ, तब भी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक, सुनो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अभी तो दोनों स्ट्रॉन्ग थे, अब एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड और वीक बेस, तो इस टाइम जो भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो डेल्टा एच इस टाइम जो भी होगा वो लेस देन होगा -57.5 से लेस होगा। ठीक, ठीक है, किलो जूल इससे लेस आएगा। क्यों आएगा, उसका रीज़न आइए आपको दिखाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न का डिस्कशन बहुत ही आराम से करना है और बहुत डिटेल में करना है। रीज़न देखिए क्या होता है उसका। रीज़न, मान लो मैंने एक वीक एसिड ले लिया, ठीक, एसिटिक एसिड CH3COOH ले लिया, ठीक, और मैंने ले लिया यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा बताइए। इतना तो पता होगा आपको क्या क्या बनेगा। सोडियम एसिटेट बनेगा यानी कि CH3COO Na बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बताइए, समझ रहे हो ना। ये Na आगे लग गया भाई, ये कौन कौन सा आयन देता है यार तुम्हें, जिसको नहीं पता सुन लो भाई, क्लास 10th में नहीं पढ़े हो अगर तो। देखो CH3COO माइनस देगा ये आपको, और ये H+ आयन देगा, और ये आपको क्या क्या देगा बताओ, ये देगा आपको Na+ आयन और OH माइनस। अब समझे, ये Na+ यहाँ लगेगा तो CH3CO माइनस सोडियम एसिटेट और OH माइनस और H+ आयन मिलके वाटर बना देंगे, ठीक। तो अब ध्यान दो बच्चों, इस बार हमने क्या क्या चूज किया है। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, ठीक, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ध्यान सुनो, वीक एसिड का मतलब है ओनली ये 100% आयनाइज नहीं होगा, लेकिन ये 100% आयनाइज हो जाएगा। मतलब ध्यान से सुनिए, ये आपका आयनाइज होगा कितना, ओनली 5% डिसोशिएट होगा, ये जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, ठीक। और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये तो 100% डिसोशिएट हो जाएगा या आयनाइज हो जाएगा, ठीक, करेक्ट। ये ओनली 5% और ये हो गया आपका 100%। तो कहने का क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए होगा क्या, ध्यान से समझिए। देखिए क्या होगा, जब इसको इसमें मिलाओगे तो सबसे पहले आपको एसिटेट आयन देगा ये आपको, ठीक, तो CH3COO माइनस, ये एसिटेट आयन है, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, H+ आयन, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब खास बात ध्यान से सुनिएगा, सुनो ध्यान से, क्योंकि ये 5% ही आयनाइज हुआ है, अगर हम इसके 100 पार्टिकल और उसके 100 पार्टिकल मान के चल रहे हैं तो 5% आयनाइज होने का मतलब है कि केवल 5 मॉलिक्यूल ही इन दोनों आयन में ब्रेक हो रहे हैं, यानी कि ये मिलेगा आपको कितना, 5 एसिटेट मिला आपको 5, H+ मिला आपको 5, लेकिन सोडियम आयन क्योंकि ये 100% आयनाइज हो रहा है, उसके 100 पार्टिकल्स हैं, तो सोडियम आयन आपको 100 मिलेगा और हाइड्रोक्साइड भी आपको 100 मिलेगा। भैया बात समझ रहे हो, ये ओनली 5% डिसोशिएट हो रहा है, तो इसके एक मॉलिक्यूल से आपको एक एसिटेट आयन एक H+ आयन मिलता है, तो उसके 5 मॉलिक्यूल से आपको 5 एसिटेट और 5 H+, क्योंकि 5% ही डिसोशिएट हो रहा है, वीक एसिड है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जा रहा है। तो अगर 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 100 या मोल्स थे, जो मानना मान लो, तो क्योंकि एक NaOH से एक Na+ OH माइनस, और 100% आयनाइज हो रहा है, तो 100 पार्टिकल से 100 Na+ और 100 OH माइनस मिलेंगे। बात समझ रहे हो। अब होगा क्या, देखो पानी किसके साथ रिएक्ट करता है, सॉरी पानी कह रहा हूँ, H+ किसके साथ रिएक्ट करता है, OH माइनस के साथ। तो बात समझो होगा क्या, ध्यान से चेक करिए, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, H+ आयन, सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है, ये टाइम t = 0 पे इतने 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 है, और टाइम t = इन्फिनाइट पे, यानी कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो ध्यान सुनिए क्या होगा, ये H+ खत्म हो जाएगा, मतलब ये जो 5 यूनिट H+ बना था ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके 5 H+ ने, ध्यान से सुन लेना भाई, 5 H+ ने क्या किया होगा, यहां से 5 OH माइनस से मिलके 5 वाटर बनाए होंगे, 5 वाटर बनाए होंगे, सही है ना। तो सुनो ध्यान से, थोड़ी देर के बाद ये कितना बचेगा, इसका 5 खर्च हो गया, 100 था 5 खर्च हो गया, 95 बचेगा, ठीक। तो ये चीज है, ओके ओके। और वाटर कितना बन जाएगा, 5, ये मैंने आपको दिखा दिया, यदि आप देखना चाहें तो ये लो, इसी में हम आगे लिख रहे हैं, ठीक। तो टाइम t = 0 पे वाटर 0 था, लेकिन टाइम t = t यानी कि इन्फिनाइट टाइम पे पानी के 5 मॉलिक्यूल बन गए,
या 5 मोल वाटर बन गया, जो बोलना है बोल दो आप, ठीक है ना, ठीक, ये चीज़ है, या 5 वाटर के पार्टिकल बोल दो, ऐसे बोलो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, अब मेरा सवाल सुनिए, यहां कुछ हीट रिलीज हुई होगी, ठीक है, सम हीट रिलीज, सम हीट रिलीज्ड, ध्यान से सुनिएगा जरा, यहां कुछ हीट रिलीज हुई होगी इस प्रोसेस में, तो यहां जो हीट रिलीज हुई होगी, सुनिएगा ध्यान से, क्या सारा का सारा एसिटिक एसिटिक एसिड आयनाइज हो गया था? नहीं आयनाइज हो। अब सुनना भैया ध्यान से, जब आप रिएक्शन कराते हो कभी लैब में तो फील किया होगा, सारा का सारा एसिड, वीक एसिड ही क्यों नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वो न्यूट्रलाइज तो हो ही जाता है। मतलब 100% लेके चले थे, उसमें से 5% आयनाइज हुआ, तो 5% न्यूट्रलाइज हो गया, अभी 95% बचा हुआ है। तो इसके जो 95% पार्टिकल्स बचे हुए हैं उनको भी तो ब्रेक कराना है यहाँ से, इस तरीके से एसिटेट आयन अलग H+ आयन, तो उसको ब्रेक कराने के लिए हीट लगेगी कि नहीं लगेगी, बताओ जल्दी से, क्यों भाई? ये वीक एसिड है, ब्रेक होना चाहता नहीं है, आयनाइज होना चाहता नहीं है, डिसोशिएट होना चाहता नहीं है, तो नहीं चाहता, तो इसको आयनाइज कराने के लिए या ब्रेक कराने के लिए, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अब आगे तब बढ़ेगा जब बचे हुए 95 एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स भी आयनाइज होना शुरू हो जाए। तो भैया उनको आयनाइज कराने के लिए क्या करोगे, यहां से जो हीट रिलीज हुई ये जाके इस पे अटैक करेगी, अटैक का मतलब है ये जो हीट रिलीज हुई है यही जाके क्या करेगी इसको, यही जाके क्या करेगी इसको, इसको वापस से क्या करेगी, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाएगी। सो दिस रिलीज हीट विल बी यूटिलाइज, दिस released heat will be utilized to ionize the remaining एसिटिक एसिड। समझ रहे हो बात को? तो एक बात बताओ भाई, तो हीट तुम्हें कहाँ मिली? हीट तुम्हें तो मिली नहीं, जो मिली उसने वापस जाके बचे हुए एसिटिक एसिड पे अटैक करके उसको ब्रेक करवा रही, तो भैया हीट तो वहां खर्च हो जा रही है यार, तुम्हें कहाँ मिली? तुम्हें नहीं मिली, ठीक। अब फिर से इसके कुछ पार्टिकल्स, एक बार में सारे तो होते नहीं, तो उसके फिर से कुछ पार्टिकल्स आयनाइज होंगे, ठीक, कुछ पार्टिकल फिर से 5% आयनाइज होंगे, 95 पार्टिकल बचे तो उसका 5% आयनाइज होगा, तो यहाँ फिर कुछ H+ मिलेंगे, तो यहाँ बचे हुए OH- से फिर रिएक्ट करके फिर हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये 100% नहीं आयनाइज हुआ था, तो फिर यहाँ से जो हीट बनेगी फिर जाके अटैक करेगी इस पे, फिर से इसको आयनाइज कराएगी, ठीक। फिर कुछ H+ आयन बने बचेंगे, जो बचे हुए यहाँ OH- है, क्योंकि OH- तो 100 है आपके पास, ठीक। फिर यहाँ से जो H+ बनेंगे वो OH- से रिएक्ट करके फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, वाटर बनेगा, फिर हीट रिलीज होगी, फिर जाके इसको ब्रेक करेगी। तो भैया बहुत सारी हीट तो तुम्हारी इस एसिटिक आयन को ब्रेक कराने में खत्म हो जा रही। फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, फाइनली ये सारा का सारा ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, ठीक, एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ये आपका क्या होगा, ब्रेक हो के पूरी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन हीट तुम्हारी खर्च हो गई बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। तो जब भी आपके पास क्या होगा, वीक एसिड हो जाए और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक बेस हो, ठीक, या दोनों ही वीक हो, तो कोई भी एक वीक हो तो ये वाला फंडा चलता है। वीक होने में क्या होता है, वो एक बार में आयनाइज हो नहीं पाता 100%, तो जो हीट रिलीज होती रहती वही जाकर अटैक करेगी, यानी कि वही हीट जाके बॉन्ड को ब्रेक कराएगी, वही हीट यूटिलाइज होती बॉन्ड ब्रेकिंग में। तो भैया हीट तुम्हें मिली कहाँ, हीट तुम्हें कहाँ मिली? तो इसलिए जो हीट आएगी वो इससे तो कम आएगी, क्योंकि सारी की सारी हीट इसमें खर्च हो जा रही है, तो -57.5 किलो जूल से पक्का कम आएगी इन सारे केसेस में। रीजन समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट रीजन था ये, डिस्कशन मैंने आपके साथ किया। तो आइए इस बात को क्या मैं आपको लिखवा दूं, ठीक, इस बात को मैं आपको लिखवा देता हूं। लिखिए, रीजन रीजन नाउ, some amount of energy consumed, some amount of energy consumed to ionize, consumed या required to ionized, to ionization to ionization
ऑफ वीक एसिड, ऑफ वीक एसिड होगा तो वीक एसिड को, और वीक बेस होगा तो वीक बेस को आयनाइज कराने में खर्च हो जा रही होगी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, और वीक एसिड प्लस वीक बेस is always less than is always less than -13.7 किलो कैलोरी में बात करोगे तो ये, और इज ऑलवेज लेस देन -57.5 किलो जूल्स। सही है। अब एक डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ, सुन लो ध्यान से। अब क्या करने जा रहे हो, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस निकालोगे। मतलब अभी आपने देखा कि इस वीक एसिड को, ये जो एसिटिक एसिड है, इस वीक एसिड को कंप्लीटली आयनाइज कराने के लिए कुछ तो हीट लग रही हुई, तो उस हीट की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, हम हीट ऑफ आयनाइजेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक, सो हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड ऑफ, हेडिंग लगाएंगे, ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, वीक बेस है ना, इसमें कितनी हीट लगेगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ हीट required to ionized 1 mole weak acid, 1 mole weak acid और 1 mole weak base, और 1 mole weak base। सुन लीजिए ध्यान से, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस को कैसे डिफाइन किया गया, 1 मोल के लिए डिफाइन किया गया। मतलब 1 मोल वीक एसिड को आयनाइज कराने के लिए जितनी हीट खर्च हो रही हो, या 1 मोल वीक बेस को कंप्लीटली आयनाइज कराने के लिए जितनी हीट खर्च हो रही हो, कंज्यूम हो रही हो, यूटिलाइज हो रही हो, उसको हीट ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ भैया, दिल पे मत ले लेना है ना। CH3COOH, ये हमने एक वीक एसिड लिया है। ठीक, अब ये सब वैल्यूज याद नहीं करनी, याद बस एक ही करनी थी जो आपको बता दी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ये सब ऐसे ही जस्ट मैं लिखवा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये 1 मोल एसिटिक एसिड लिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखा है, यानी कि 1 मोल एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है। तो इस वीक एसिड 1 मोल वीक एसिड को कंप्लीटली आयनाइज कराने के लिए, ठीक, ये क्या आपका वीक एसिड है, इसको कंप्लीटली आयनाइज कराने के लिए आपको क्या करना होगा बताइए, जितनी हीट सप्लाई करनी होगी इसी को हीट ऑफ आयनाइजेशन बोलेंगे। और हीट ऑफ आयनाइजेशन को मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, हीट ऑफ आयनाइजेशन को मैं H.O.I से दिखाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ आयनाइजेशन, और हीट ऑफ आयनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, सिस्टम को हीट देना पड़ता है। चेक करो, इसके बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, सिस्टम हीट ले रहा है, सिस्टम क्या है, ये मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के, ओके। तो ये हीट ले रहा है, इसलिए हीट ऑफ आयनाइजेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो हीट ऑफ आयनाइजेशन कैसा आएगा बताइए, पॉजिटिव आएगा। ठीक, कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब ये रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूँ भैया, तो इसको आप ऐसा मत समझना कि याद ही करना है, कुछ याद वाद नहीं करना, जस्ट रैंडम वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, मतलब इसके 1 मोल को कंप्लीटली आयनाइज कराने के लिए आपको 2.3 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वीक एसिड होता है आपका HCN, ये भी एक वीक एसिड है। HCN भी एक वीक एसिड है ना, ये भी एक वीक एसिड है। ये ब्रेक होगा आपका H+ आयन और साथ में Cn- आयन में। तो यहाँ का हीट ऑफ आयनाइजेशन कितना है, हीट ऑफ आयनाइजेशन कितना है इसका, प्लस का
3.1 किलो जूल, सही है। नाउ अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और ये देखिए प्लस साइन क्या दिखा रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। प्लस साइन क्या दिखा रहा है, एंडोथर्मिक है, ठीक। ओके। नाउ अब एक क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट नोट करो, सुनो ध्यान से। यहाँ एक कॉन्सेप्ट नोट करिए बच्चों, देखिए ये हीट ऑफ आयनाइजेशन की कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो ध्यान सुनिए। हीट ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, तो देखिए जितना वैल्यू आपका टोटल आ रहा था, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जितना वैल्यू आ रहा था, कितना 13.7 अगर किलो कैलोरी में निकालना हो, ठीक, माइनस मॉड ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना क्वेश्चन में दिया हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है मान लो, या वीक एसिड एंड वीक बेस है, या वीक एसिड एंड वीक बेस है, ठीक। अब ये बात को मैं आपको समझा भी देता हूँ, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये आपका किस में, किलो कैलोरी में। अभी सवाल करके दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा। या 57.5 माइनस मॉड ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, अब यही सारी चीज़ें होंगी और क्या। अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए ये क्या मैंने लिख दिया, मॉड डॉट लगा दिया, मैं बोल रहा हूँ इसमें से ये माइनस कर दो। सुनो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कितना आता था 13.7, अब रिलीज होता था तो माइनस माइनस वो सब बात की बात है, सुनो ध्यान से। लेकिन हीट ऑफ आयनाइजेशन आपका हमेशा कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्लस में आएगा आंसर। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या ले लिया, प्लस में ले लिया, क्योंकि आंसर प्लस में लाना है। और इसका मैं मॉड ले लूंगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर होगा, ये छोटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस का जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वो 13.7 से किलो कैलोरी में तो कम ही होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है बस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जो दिया हुआ है और क्वेश्चन में जो दिया उसका डिफरेंस निकाल देना है, जो आंसर आएगा वही हीट ऑफ आयनाइजेशन होगा, ठीक। नहीं समझ में आ रही, सुनो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इतना होता था, ठीक, और आपको क्वेश्चन में जो न्यूट्रलाइजेशन का दिया होगा, ठीक, तो ये जो बीच का गैप है वो गया कहाँ, तो जवाब है बीच का गैप कहाँ चला गया, वो आयनाइज कराने में खर्च हो गया। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता था तब तो 13.7 आता था, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होता था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जितने थे वो 100% आयनाइज पहले ही हो जाते थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। लेकिन अगर एक भी वीक हो जाए तो जितना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया होता है वो 13.7 से कम होता है। इन दोनों का जो अंतर होता है गया कहाँ, वो बचे हुए मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कराने में ही तो खर्च हो जाता है। आइए इसको सवाल के माध्यम से समझते हैं, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं, रुक जाइए। और आंसर क्योंकि मुझे ओवरऑल पॉजिटिव लेके आना था इसलिए मैंने इसका भी मॉड ले लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव दिया होगा, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव और इन दोनों को पॉजिटिव रखा, ताकि पॉजिटिव में से छोटा पॉजिटिव माइनस करेंगे तो हीट ऑफ आयनाइजेशन पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि एंडोथर्मिक है, इसलिए पॉजिटिव आना भी जरूरी है। तो सवाल देखिए जरा, सवाल सही समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से चेक करो। जैसे कि उसने आपको सवाल दिया, क्वेश्चन देखिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN एंड NaOH है ना, गिव्स NaCN एंड H2O, NaCN प्लस H2O, डेल्टा H दिया हुआ है -12.7, तो डेल्टा H दिया हुआ है कितना, -12.7 किलो कैलोरी इस रिएक्शन का, है ना, किलो कैलोरी इस रिएक्शन का। कैलकुलेट हीट ऑफ, कैलकुलेट हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ, हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड HCN, वीक एसिड HCN। ऑप्शंस भी दिए मैं आपको, ठीक, ऑप्शंस भी दिए। ऑप्शन ए इज 12.7 किलो कैलोरी प्लस का, ऑप्शन बी इज प्लस का 13.7 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी इज माइनस का 1 किलो कैलोरी, एंड ऑप्शन डी इज प्लस का 1 किलो कैलोरी।
अब सुनो, अब आप देख लो बच्चों सॉल्यूशन इसका। HCN क्या आपका वीक एसिड है, बताया मैंने आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये क्या दिया हुआ है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया हुआ है आपको, और किसका है ये, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। कितना है, -12.7 किलो कैलोरी। ठीक, अब सुनो, आपको कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक HCN। तो वीक एसिड HCN जो है इसको आयनाइज कराने में कितना हीट ऑफ आयनाइजेशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला हमला कुछ नहीं है, बस आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो वैल्यू होता था उसका और इसका डिफरेंस ले लो बस। आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो यार। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कितना पढ़ाया गया था, आप बोलोगे माइनस में पढ़ाया गया था, प्लस में लो बस, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है 13.7। और आपको गिवन कितना है, आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये आपको नोन है, याद है, ये आपको नोन है ना। और गिवन कितना है क्वेश्चन में, गिवन कितना है, वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कितना गिवन है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना साइन वाइन हटा के। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो जो माइनस करोगे जो आंसर आएगा वही हीट ऑफ आयनाइजेशन होगा। कितना आ जाएगा, 1 किलो कैलोरी। ठीक, ये ऑप्शन कभी हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव में या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो हीट ऑफ आयनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस में आएगा, +1 किलो कैलोरी। ओके, अब इसी चीज़ को चाहते तो फॉर्मुलेस कर लेते हैं क्या। किलो कैलोरी की बात है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, ऊपर वाला, और अगर किलो जूल में पूछता तो नीचे वाला। तो 13.7 माइनस मॉड ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ व्हाट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13.7 और माइनस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है, तो इसका मॉड इसीलिए लिया था मैंने, ये लो -12.7 का मॉड, यहाँ से कितना आ जाएगा 13.7 और माइनस इसका मॉड लोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +12.7, तो आंसर क्या आ जाएगा +1 किलो कैलोरी। ये लो क्या दिक्कत है, ऐसे कर लो, समझ गए। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप नोट कर सकते हो, विच एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग। कैसे पता करेंगे, विच एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बात समझिए। देखिए, मतलब दो वीक एसिड हैं लेकिन दोनों में कंपैरिजन करना होगा, दोनों वीक एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो देखो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग कौन होता है, जो ज़्यादा आयनाइज हो जाए। स्ट्रॉन्ग कौन होता है, जो ज़्यादा आयनाइज हो जाए, यानी कि जो ज़्यादा आयनाइज होकर H+ आयन दे दे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो क्या हो जाए, मोर आयनाइज हो जाए, है ना, जिसकी आयनाइजेशन परसेंटेज क्या हो, मोर, जो मोर आयनाइज हो, जो मोर आयनाइज्ड हो जाए, और मोर आयनाइज होके मोर H+ आयन दे दे आपको। मोर H+ आयन गिव्स मोर H+ आयन, सही है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा H+ आयन मिलेंगे, ठीक, समझ लो, जितने H+ आयन ज़्यादा मिलेंगे उतने ज़्यादा वाटर बनेंगे, और जितने ज़्यादा वाटर बनेंगे, क्योंकि H+ की वजह से ही तो वाटर बनता है ना, वो H- के साथ मिलके। ठीक, तो जितने ज़्यादा H+ आयन मिलेंगे आपको, ठीक, उतना ज़्यादा वाटर बनेगा, जितना ज़्यादा वाटर बनेगा उतना बढ़िया तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होगा, उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। ठीक, तो विच एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इसके लिए ध्यान से चेक करिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो दो रिएक्शन लिखते हैं, HCN, और फिर आपको सवाल भी दिखाएंगे इसका। HCN दे रहा है आपको क्या, H+ और Cn-, और यहाँ पर इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है, जरा समझिएगा। देखिए, इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है कितना, -12.7 किलो कैलोरी। ठीक, और हीट ऑफ आयनाइजेशन कितना है इसका, कितना होगा बता सकते हो, बताओ, बता सकते हो। 13.7 में से 12.7 माइनस कर दो, 1 आ जाएगा, तो 1 किलो कैलोरी। और इसी तरीके से ये भी क्या आपका वीक एसिड, और दूसरा भी मैं आपको वीक एसिड ही दे रहा हूँ। ठीक, दूसरा भी मैं आपको वीक एसिड दे रहा हूँ, CH3COOH गिव्स H+, और साथ में एसिटेट आयन CH3
COO माइनस, और इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना दिया हुआ है, माइनस 11.7 किलो कैलोरी। ठीक, अब बताओ इसका हीट ऑफ आयनाइजेशन कितना आ जाएगा, बताइए, बोलिए, इसका हीट ऑफ आयनाइजेशन कितना हो जाएगा बताइए। इसको 13.7 से माइनस कर दो, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को, 13.7 माइनस 11.7 2, तो प्लस का 2 किलो कैलोरी। ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान दो जरा, अब वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सुन लो ध्यान से, कौन सा इन दोनों में से स्ट्रांग है तो दोनों वीक, बट दोनों में से स्ट्रांग कौन है तो दोनों वीक एसिड, दोनों में से स्ट्रांग कौन है, तो जवाब है ये। पता है मैं कैसे देखूंगा, मैं देखूंगा कहां पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा है, जहां पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगी वहीं पर तो मोर आयनाइज हुए होंगे, मोर H प्लस दिए होंगे। मोर H प्लस देने का मतलब है कि वहीं तो क्या बने होंगे, मोर वाटर के पार्टिकल्स बने होंगे, और मोर वाटर के पार्टिकल्स का मतलब है मोर एनर्जी रिलीज, मोर, क्योंकि वाटर जब बनता है तो बॉन्ड बनेगा, वहां पे हीट निकलेगी, है ना, तो मोर एनर्जी रिलीज। तो रिलीज के लिए साइन माइनस, यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसका ज्यादा होगा, जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगा, जो ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है वहीं पे H प्लस आयन ज्यादा मिल रहे होंगे, वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक, तो देख लो जरा, यहाँ पर हीट कितनी रिलीज हो रही, माइनस 12.7, और यहाँ कितनी रिलीज हो रही, ओनली 11.7, तो ज्यादा हीट कहाँ रिलीज हो रही है बताइए, तो ज्यादा हीट ऊपर वाले में रिलीज हो रही है, यानी कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, ऊपर वाला। सुन लो ध्यान से, ठीक, ऊपर वाला। ठीक, तो HCN इज मोर स्ट्रॉन्ग देन एसिटिक एसिड। अब इसको ऐसा कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हो, हीट ऑफ आयनाइजेशन को नहीं देखना है, लेकिन सवाल में आपको हीट ऑफ आयनाइजेशन भी दे सकता है। ठीक, तो सुनो, इसका मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको आप ऐसा कॉन्सेप्ट के तौर पे नोट कर लीजिए, ध्यान सुनिए, इसको आप कॉन्सेप्ट के तौर पे नोट कर लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सुनिएगा ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से सुनिए, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा H प्लस, उतने ज्यादा वाटर बनेंगे, उतनी ज्यादा हीट निकलेगी, यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगी, मॉड लगा दे रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन दिखा रहा है कितनी हीट निकल रही है। ओके, तो जिसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी वो एसिड उतना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली किसके हो जाएगा बताओ, हीट ऑफ आयनाइजेशन के, समझ रहे हो, क्योंकि जो ज्यादा, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका हीट ऑफ आयनाइजेशन कम है, चेक कर लो, इसका 1 इसका 2 है। ठीक, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। ओके, और इसी तरीके से यदि आप वीक बेस के लिए करोगे तो बस बेसिक स्ट्रेंथ भी ऐसे आएगी, अब बेसिक में भी वही है, वो ज़्यादा बेसिक होगा जो ज़्यादा OH माइनस आयन देगा। भाई ज़्यादा बेसिक कौन होगा, मतलब ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, कौन से बेस का, जो ज़्यादा OH माइनस देगा, और ज़्यादा OH माइनस देगा तो ज़्यादा वो नंबर ऑफ वाटर बनेंगे, क्योंकि वाटर को बनाने के लिए OH माइनस जिम्मेदार है। ठीक, तो ज़्यादा OH माइनस जो देगा, जो आयनाइज होकर ज़्यादा नंबर ऑफ OH माइनस देगा, वो ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए जिम्मेदार है, तो ज़्यादा हीट निकलेगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉड ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया, करेक्ट। अब देखिए, आइए मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, आपके एग्जाम में है वो, देखो बच्चों सवाल देखिए क्या है एग्जाम में। अब देखिए कह रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड्स, ए का कितना दिया हुआ है हीट ऑफ न्यूट्रलाइज, सुन लो भैया ध्यान से, क्या दिया हुआ है सर, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है। ठीक, ए का कितना दिया हुआ है, -13.7। ठीक, बी का कितना दिया हुआ है, -9.4, और सी का कितना दिया हुआ है, -11.2, और डी का कितना दिया हुआ है,
माइनस 12.4 किलो कैलोरी, है ना। व्हेन दे आर न्यूट्रलाइज बाय द कॉमन बेस, सबको कॉमन बेस से न्यूट्रलाइज किया है। कॉमन बेस तो कॉमन रखना ही पड़ेगा यार, खुद दिमाग लगाओ। जब कॉमन बेस होगा तो नंबर ऑफ OH माइनस सबके लिए सेम देगा। तो अब जिसके H+ आयन ज़्यादा होंगे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जिसके H+ आयन ज़्यादा होंगे उसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, वही सबसे अच्छा क्या है, एसिड है। यानी कि अभी पढ़ाया था आपको क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक, और वीक एसिड आपको दिए हुए, वीक एसिड हो या जैसे भी एसिड हो यार। अब देख लो सबसे ज़्यादा किसका भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू देखना, माइनस का मतलब रिलीज कर रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, ए का, ए हो गया सबसे ज़्यादा। उससे कम न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 13 से कम क्या हो गया, 12, डी का। उससे कम किसका हो गया, सी का। और सबसे कम किसका हो गया, बी का, ADCB। ठीक, ADCB, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक, ओके। नाउ अब यहीं पर बच्चों, अभी आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहीं पे कॉन्सेप्ट एक आपको बताता हूँ, इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए भी सवाल ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, देखिए Ka और Kb क्या होता है, ध्यान सुनो। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बोल सकते हो, वीक एसिड भी बोल सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा वो H+ आयन देता है, यानी कि उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता है, याद रखिएगा। ठीक, और इसी तरीके से Kb क्या होता है, Kb क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि क्या बताता है, जो कि क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ठीक, तो ध्यान सुनो कि जितना ज़्यादा Kb का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड। और इसी तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन का मतलब कितना ज़्यादा ब्रेक होके वो OH माइनस दे रहा है। ओके, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा OH माइनस देगा उतने वाटर बनेंगे, उतना ज़्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस। सही है, तो सवाल आपको Ka और Kb के ऊपर भी आ सकता है। अब ध्यान से चेक करिएगा जरा, देखिए। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ और, जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे, यहीं पे कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, जितने ज़्यादा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप खुद समझो, जो एसिड जितना ज़्यादा H+ आयन दे रहा होगा यार, उतना ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो, तो उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक, और इसी तरीके से जो बेस आपको जितना ज़्यादा OH माइनस देगा वो उतना ज़्यादा वाटर बनाने में कैपेबल होगा और उतना ज़्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा उस वीक बेस का। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, ये सब आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन जस्ट मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आ ही गया है। तो pH कैसे निकालोगे, pH इज इक्वल्स टू, क्या होता है बताइए, pH इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और POH कितना होता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट देखिए, लॉग ऑफ 1 अपॉन OH माइनस आयन। ठीक, तो लॉग ऑफ के चक्कर में मत पढ़ो, बस आप देखो pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है H+ आयन के। ठीक, यानी कि जितना ज़्यादा pH होगा, pH स्केल तो पढ़ी होगी 9th क्लास में 10th क्लास में, जितना ज़्यादा pH है इसका मतलब H+ आयन उसी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना कम है। भाई pH ज़्यादा होता है तो सॉल्यूशन बेसिक होता है, और pH कम होता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक, तो pH यदि कम है तो इसका मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, pH यदि कम है तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और pH यदि ज़्यादा है तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक, यही फंडा यहाँ पर लगेगा। POH यदि ज़्यादा है तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कम, और POH यदि कम है तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है क्या, कि H+ कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा है तो मोर एसिडिक होगा, यानी कि pH कम होगा, यानी कि जब pH कम होता है तब वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यानी कि बच्चों यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है आपका, कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि H+ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HON,
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो H प्लस की जगह तुम क्या रख सकते हो, H प्लस की जगह तुम क्या, लॉग घटाओ यार, H प्लस की जगह तुम क्या रख सकते हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक, तो ध्यान सुनो, जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा आ रहा होगा उसका पीएच कम होगा। ठीक, और इसी तरीके से POH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस। कुछ लोग नहीं सोच पाए होंगे भाई, जितना ज़्यादा हीट H प्लस आयन होंगे उतना ही ज़्यादा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, और जितने ज़्यादा H प्लस होंगे उतना कम पीएच होगा। तो इसका मतलब H प्लस आयन ज़्यादा होने से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी ज़्यादा होता है, पीएच कम हो जाता है तो पीएच कम हो जाएगा, क्या दिक्कत है, तो इन्वर्स रिलेशन होगा। सवाल देखिए क्वेश्चन, और बाकी पीएच पीओएच से कंफ्यूज मत हो इन सब चीज़ों से, इक्विलिब्रियम चैप्टर में तो पढ़ाया ही जाएगा। कह रहा है HON ऑफ 2 हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 2 वीक एसिड A, 2 वीक एसिड, एक वीक एसिड A है एंड दूसरा वीक एसिड क्या है आपके पास, B है, सही है। R -12 किलो कैलोरी एंड -10 किलो कैलोरी, -10 किलो कैलोरी, ओके, respectively, okay. Now arrange the pH of weak acid A and weak acid B. Options. Option A is pH of A is less than pH of B. Option B is pH of A is equals to pH of B. Option C is pH of A is greater than pH of B. Option D is none. ठीक, अब सुनिए ध्यान से, अभी क्या पढ़ाया था, यहाँ पे देखो, pH is inversely proportional to heat of neutralization, pH is inversely proportional to the mod of heat of neutralization of weak acid, सही है। तो किसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस है, बस एब्सोल्यूट वैल्यू देखो, इसका लेस है किसका, बी का। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस होगा उसका पीएच ज़्यादा होगा, तो किसका लेस है, बी का, बी का लेस है, कितना है, -10, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे 10। ठीक, तो इसका मतलब पीएच किसका ज़्यादा होगा, बी का, तो पीएच ऑफ बी इज लेस देन पीएच ऑफ ए। ठीक, ऐसा ऑप्शन है कहीं, अब इसी को पलट के यहाँ लिख दिया ऑप्शन ए में, चेक कर लो, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी इज द सही है, तो ए का ज़्यादा है बी से। ठीक, ए का ज़्यादा है, नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या यार मैं, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ गलत कर रहा हूँ शायद मैं, रुक जाओ, जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम है उसका पीएच ज़्यादा, तो किसका कम है, बी का कम है, तो बी का पीएच ज़्यादा होगा, ओहो साइन गलत लगा दिया, बी का पीएच ज़्यादा होगा, ए का कम होगा, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी बात को पलट दोगे तो पीएच ऑफ ए इज़ लेस देन पीएच ऑफ बी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है इसी में, और उसके ऊपर मैं आपको एग्जाम में आया हुआ सवाल दिखाऊंगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या, टेम्परेचर का बढ़ना या ना बढ़ना, मतलब देखिए इसको क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया कि 100 ml स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस 100 ml स्ट्रॉन्ग बेस को लेके आपस में न्यूट्रलाइज किया गया, एक सॉल्यूशन बना, और उस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, सुन लो भाई ध्यान से, 10 डिग्री सेल्सियस था। अब डायग्राम के माध्यम से समझिएगा जरा, 100 मिलीलीटर स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ पर 100 मिलीलीटर स्ट्रॉन्ग बेस है, इनको मिक्स किया गया तो एक सॉल्यूशन बन के आ रहा होगा, 200 ml एक सॉल्यूशन बन के आ रहा होगा। अब जो भी सॉल्यूशन बन के आ रहा है यहाँ पर बन के आ रहा है, तो यहाँ एक सॉल्यूशन बन के आ रहा है, सही है ना। अब देखो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर जब मेजर किया गया तो टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेल्सियस, सॉरी
10 डिग्री सेल्सियस। केल्विन वेल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नहीं है कोई ऐसा बात नहीं, ठीक। अब सुनो, तो ये अब वो क्या करता है पता है, वो अमाउंट बढ़ा देगा, ध्यान सुनो। वो आगे आपको सवाल देगा क्या, वो इतना करने के बाद आपको सवाल देगा, बोलेगा ना, ध्यान सुनो, यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके इसी क्वेश्चन का पार्ट है। कहेगा इफ द अमाउंट इंक्रीज्ड, मतलब इसको 200 ml कर दिया, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 200 ml कर दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। और स्ट्रॉन्ग बेस को बढ़ाकर कितना कर दिया उसने, इसको भी 200 ml कर दिया। अरे भाई मान लो, है ना, दोनों को 200 ml कर दिया, मतलब अमाउंट बढ़ा दिया। तो अमाउंट बढ़ाने के बाद अब जो सॉल्यूशन आ रहा है, इसका टेम्परेचर कहेगा टी न्यू कितना होगा, बताओ न्यू टेम्परेचर कितना होगा। ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस पर सीधे सवाल आता है एग्जाम में, फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको। आप क्या सोचोगे, टेम्परेचर डबल हो जाएगा, भाई उसने अमाउंट डबल कर दिया, 100 से 200 डबल कर दिया, तो टेम्परेचर डबल, ऐसा नहीं है। क्यों यार, एक बार बताओ, तुमने जब अमाउंट बढ़ा दिया, ठीक, तो जब हीट निकल रही होगी, बात समझ रहे हो, पहले वो हीट इतने ही सॉल्यूशन को क्या कर रही थी, टेम्परेचर बढ़ा रही थी। लेकिन अब जब तुमने अमाउंट बढ़ा दिया, तो भैया सॉल्यूशन में अमाउंट भी तो बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये अमाउंट भी तो बढ़ गया। कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर अमाउंट बढ़ा दिया तो हीट बढ़ जाएगी, मना नहीं कर रहा हूं यार, अमाउंट तुमने बढ़ा दिया, इसको डबल कर दिया, इसको डबल, तो निकलने वाली हीट भी डबल हो गई होगी, निकलने वाली हीट भी डबल हो गई। लेकिन यार प्रोडक्ट भी तो डबल बना होगा ना भाई, प्रोडक्ट का मतलब जो भी सॉल्यूशन बना होगा वो भी तो डबल बना होगा। तो भैया ध्यान सुनो, इतने पूरे का टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अगर क्यू हीट लगती है, तो इसका अगर डबल कर दिया, ठीक, तो सुनो, हीट अगर डबल रिलीज हुई होगी तो क्यू हीट इतने में जाएगी, हाफ में, और इसका टेम्परेचर बढ़ा के 10 डिग्री सेल्सियस कर देगी, ऐसे समझो। और क्यू हीट यहाँ खर्च हो जाएगी 10 डिग्री, यानी कि पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर 20 डिग्री नहीं होगा, 10 डिग्री ही होगा। खुद दिमाग लगा लो यार, आप खुद देखो ना, आप चाय बनाते हो, 1 कप चाय अगर आप बनाओगे, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ले जाओगे अगर, तो आपने मान लो क्यू हीट दी, और 2 कप चाय बनाओगे तो 2 क्यू हीट देनी पड़ेगी, पर टेम्परेचर तो उतना ही होगा ना। मेरी बात आई थिंक आप समझ हो, उतना ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लेकिन ज़्यादा अमाउंट का बढ़ा रहे हो, तो हीट तो ज़्यादा खर्च होगी सेम टेम्परेचर को लाने के लिए, क्योंकि हीट डिपेंड करती है किस पे, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे। तो हीट अगर ज़्यादा रिलीज हो रही, तो भैया बन भी तो ज़्यादा रहा है, तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लाने तक सारी हीट खर्च हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। और इसी चीज़ को आप एक मैथमेटिक्स फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। ध्यान से चेक करिए जो पीछे आपको पढ़ाया था। Q बराबर, अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो ऐसे सोच लो, फील नहीं हो पा रहा है ऐसे सोच लो, ms डेल्टा टी होता था, तो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू निकालो यहाँ से, दिस इंप्लाइज डेल्टा टी, यानी कितना चेंज इन टेम्परेचर आया है, ये यदि आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन ms। अब s क्या होता है आपका, स्पेसिफिक हीट, तो कांस्टेंट होता है, तो इसको हटा दो आप, समझना जरा ध्यान से, क्या निकल के आया भाई फॉर्मूला, डेल्टा टी बराबर Q अपॉन ms, चेंज इन टेम्परेचर बराबर Q अपॉन ms निकल के आया है। अब सुनो, s तो कांस्टेंट है, s क्या है, कांस्टेंट है दिए गए सॉल्यूशन के लिए, फॉर द गिवन सॉल्यूशन s कांस्टेंट है, तो s को हटा दो, तो डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनेट टू Q बाय m। अब बताओ भाई, अब बताओ क्या, यार तुमने अमाउंट बढ़ाया तो मास बढ़ा दिया, तो मास मतलब जिस रेशियो मास बढ़ेगा, हीट भी तो उसी रेशियो में बढ़ेगी। या दूसरे शब्द में बोले कि आपने अमाउंट बढ़ा दिया तो हीट ज्यादा निकल रही, तो भैया मास भी तो बढ़ रहा है यार, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, मतलब, और डेल्टा टी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब सर, मतलब समझाओ एग्जांपल से, मान लो पहले Q बाय m कितना आ रहा था, Q बाय m इनिशियल कितना था, मान लो हीट थी 10 और मास था 2, तो कितना आ रहा था बताओ, रेशियो 5 आ रहा था, तो टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा था, डेल्टा टी 5। ऐसे समझ लो यार, रुक जाओ, मान लो हीट रिलीज पहले 2 थी और मास था 2 यूनिट, तो डेल्टा टी कितना आ रहा था यहाँ से, यही तो डेल्टा टी होगा ना, 10 डिग्री सेल्सियस। अरे मान लो यार, ठीक। अब सुनो, Q अपॉन मास का जो रेशियो है फाइनल, अब सुनो, मास तुमने डबल कर दिया, तो ये डबल हुआ, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुई, तो इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगी यार, ठीक। या दूसरे शब्दों में बोले तो हीट डबल अगर रिलीज होगी, यानी कि ये डबल हो जाएगा अगर, तो भैया ये भी तो डबल कर लेगा अपने आप को। मतलब जिस रेशियो में ये हीट इंक्रीज करेगी, उसी रेशियो में अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये हीट इस पूरे मास को अब टेम्परेचर बढ़ाएगी, यानी कि मास डबल हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से डेल्टा टी कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब भी सवाल आए एग्जाम में कि वो सॉल्यूशंस को, मतलब एसिड और बेस के सॉल्यूशन को डबल करके सवाल आपसे पूछ रहा हो कि अब बताओ अब टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, टेम्परेचर उतना ही रहता है, बिकॉज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाय m। Q के बढ़ने के साथ साथ m भी बढ़ेगा उसी रेशियो में, Q डबल हो रहा था, ये भी डबल हो जाएगा। इसको और अच्छी तरीके से समझो तो ऐसे समझो,
ये क्या लिखा हुआ है एक तरीके से 20 इंटू 2 डबल हुआ, और ये नीचे क्या लिखा है 2 इंटू 2, तो ये डबल हुआ, ये जो फैक्टर 2 लगा यही तो कट जाता है, तो उतना ही रहेगा आंसर। ठीक, सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। कह रहा है कि 10 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू 10 ml ऑफ एल्कली, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया उसने और एक एल्कली मतलब कोई बेस लिया होगा। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का भी 10 ml लिया और एल्कली का भी 10 ml लिया। ठीक, दोनों को ऐड कर दिया। ओके, टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इस प्रोसेस में कितना हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। अब उसने क्या किया बताओ, कह रहा है इफ द 100 ml ऑफ द सेम एसिड इज मिक्स्ड विद 100 ml, मतलब इसने उसको 10 टाइम्स कर दिया, 10 टाइम्स कर 10 गुना कर दिया, अमाउंट 10 गुना कर दिया, यानी वॉल्यूम 10 गुना कर दिया। अब ये 100 ml ले रहा है इसका और इसको भी 10 टाइम्स कर दे रहा है, 10 क्रॉस का मतलब 10 टाइम्स, इसको भी 100 ml ले रहा है। और इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स वो कह रहा है अब बताओ, अब अमाउंट अगर हमने बढ़ा दिया तो अब डेल्टा टी कितना राइज, मतलब टेम्परेचर में कितना राइज होगा। तो कुछ बच्चे इसका आंसर देंगे 50 डिग्री सेल्सियस, सोचेंगे अगर ये 10 टाइम्स हुआ है अमाउंट या वॉल्यूम तो 5 10 50 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जी नहीं, टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्योंकि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एम, अभी समझाया था, समझाने की जरूरत नहीं है। कोई ऑप्शन दिख रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, या तो ऑप्शन दे सकता था वो कि टेम्परेचर विल बी रिमेन सेम। ठीक है ना, तो ये आपका बच्चों कंप्लीट हो गया, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का। ओके।